वेलकम डियर स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th की साइंस का चैप्टर नंबर 2 मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ये मेरा उसका सेकंड वीडियो है। फर्स्ट वीडियो में हमने पढ़ा था फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स और आज हम पढ़ने वाले हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। जितने भी मेटल्स हैं हम पहले पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स, उसके बाद पढ़ेंगे नॉन मेटल्स। तो जितने भी मेटल्स हैं उनकी बेसिक 3 केमिकल प्रॉपर्टीज है। कौन कौन सी है? फर्स्ट है रिएक्शंस विथ एयर, सेकंड है रिएक्शंस विथ वाटर एंड थर्ड है रिएक्शंस विथ एसिड। तो चलिए हम लोग हमारे मेन टॉपिक पे आ जाते हैं। टॉपिक का नेम क्या है? केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। बेसिक कितनी प्रॉपर्टीज है केमिकल में? तो हम यहां लिखते हैं मेटल्स। बेसिक 3 प्रॉपर्टीज है। फर्स्ट हमारे पास है रिएक्शन विथ एयर, सेकंड हमारे पास आएगी रिएक्शंस विथ वाटर एंड थर्ड एंड लास्ट है रिएक्शंस विथ एसिड। अब आते हैं हम लोग, जब हम मेटल्स की जितने भी हमारे पास मेटल्स हैं उनकी ये तीनों रिएक्शंस करवा देंगे तो इन तीनों के बेसिस पर क्या बनने वाली है? एक सीरीज बनेगी और उस सीरीज का नाम है रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स। यानी जो रिएक्टिविटी सीरीज बनती है मेटल्स में, जो हमारे फर्स्ट चैप्टर में भी थी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस में, वो कैसे बनती है? इन सारे मेटल्स की हम रिएक्शंस एयर से कराते हैं, वाटर से कराते हैं और एसिड से कराते हैं और उनके बेस पर हम ये कंपेयर करते हैं कि कौन सी मेटल बहुत फास्ट या विगोसली रिएक्शंस करती है। अब हम आते हैं हमारे फर्स्ट पे। फर्स्ट हमारे पास क्या है? रिएक्शंस विथ एयर। तो बहुत सारी ऐसी मेटल्स है जो एयर के साथ रूम टेम्परेचर्स पे रिएक्शंस कर लेती है। कुछ थोड़ा सा गर्म करने पे करती है, कुछ स्ट्रॉन्ग हीटिंग करने पे करती है और कुछ मेटल्स रिएक्शंस करती ही नहीं है। तो रिएक्शंस विथ एयर के बेसिस पर जितनी भी मेटल्स है मैं उनको 4 कैटेगरीज में डिवाइड कर देता हूं। फर्स्ट हमारे पास क्या है? वो दोज मेटल्स यहां लिखता हूं। तो फर्स्ट क्या होगा हमारे पास? रिएक्शंस रिएक्ट एट रूम टेम्परेचर। वो मेटल्स जो रूम टेम्परेचर पर ही एयर से रिएक्शंस करती है। सेकंड हमारे पास क्या है? ऑन हीटिंग, जेंटल आदि आप उन्हें हीट करेंगे एयर की प्रेजेंस में तो वो रिएक्शंस कर लेगी। थर्ड हमारे पास कौन सी है? स्ट्रॉन्ग हीटिंग। और फोर्थ हमारे पास है डू नॉट रिएक्ट विथ मेटल, डू नॉट रिएक्ट विथ एयर एट ऑल। तो हमारे पास कितने टाइप्स की मेटल हो गए हैं एयर के साथ रिएक्शंस के बेसिस पर? 4 टाइप्स के हैं। फर्स्ट हमारे पास कौन सा है? वो मेटल्स हैं जो रूम टेम्परेचर पर ही मेटल्स के साथ रिएक्शंस कर लेंगे। सेकंड है जिन्हें हमें थोड़ा सा गर्म करना पड़ेगा तब वो एयर के साथ रिएक्शंस करते हैं। थर्ड हमारे पास है जिन्हें हमें स्ट्रॉन्ग हीटिंग करनी पड़ेगी। और फोर्थ हमारे पास कौन सा है? वो मेटल है जो एयर के साथ कितना भी गर्म कर दें वो रिएक्शंस नहीं करती है। हम इन चारों को एक एक करके पढ़ते हैं। फर्स्ट हमारे पास कौन सा है? ए करके लिख देता हूं। 3 मेटल्स हमारे पास ऐसी है, सोडियम, पोटेशियम और लिथियम। ये तीनों मेटल ऐसी है जो क्या है? रिएक्ट विथ एयर एट रूम टेम्परेचर। ये रूम टेम्परेचर पर ही एयर के साथ रिएक्शंस कर लेती है। फर्स्ट रिएक्शंस बहुत ज्यादा स्पीड के साथ होती है। रिएक्शन इज सो विगोसली, यानी रिएक्शंस की जो स्पीड है वो बहुत ज्यादा होती है। थर्ड हमारे पास क्या है? दीज रिएक्शंस आर एक्सोथर्मिक। इसका मतलब जब ये रिएक्शंस करेंगे मेटल एयर के साथ तो रिएक्शंस कैसी है? एक्सोथर्मिक का मतलब क्या है? हीट एनर्जी इवोल्व होगी और इतनी ज्यादा हीट एनर्जी इवोल्व होती है कि ड्यू टू कि ये मेटल जो है ये बर्न करने लगती है। ड्यू टू दिस हीट एनर्जी
दिस हीट एनर्जी metals catch fire। और यदि इन मेटल्स के आसपास कोई ऐसा मैटर रखा हुआ है जो फायर को केच कर सकता है तो वो मैटर भी बर्न करने लगता है। और क्या होती है वहां पर उस एरिया में, उस सराउंडिंग्स में एक्सीडेंटल फायर लग जाती है। तो हमारे पास क्या क्या बेसिक पॉइंट है, सोडियम, पोटेशियम और लिथियम, ये 3 मेटल्स ऐसे हैं जो रूम टेम्परेचर पे एयर के साथ रिएक्शंस कर लेंगे। सेकंड क्या है, इनकी जो रिएक्शंस है वो बहुत ज़्यादा विगोसली होती है, वो बहुत ज़्यादा स्पीड के साथ होती है। थर्ड हमारे पास क्या है, ये रिएक्शंस हाईली एक्सोथर्मिक हैं। हाईली लिख देता हूं, हाईली एक्सोथर्मिक है, इसका मतलब जब ये केमिकल रिएक्शंस करेगी तो बहुत ज़्यादा हीट एनर्जी रिलीज होती है या इवोल्व होती है। और इस हीट एनर्जी के कारण ये जो मेटल है ये फायर को केच कर लेती है और ये जलने लगती है। तो हमें क्या काम करना है, 2 काम करने हैं। पहला, हमें उस मेटल को क्या करना है, प्रोटेक्ट करना है, प्रोटेक्ट टू एयर। फर्स्ट हमारे पास 2P का कंसेप्ट लगेगा। दूसरा हमें क्या काम करना है, उस मेटल से क्या नहीं लगे, आग नहीं लगे, तो प्रिवेंट फायर। 2P का कंसेप्ट लगा। 2P कौन कौन से हमारे पास है, टू प्रोटेक्ट द मेटल फ्रॉम एयर। सेकेंड हमारे पास क्या है, प्रिवेंट एक्सीडेंटल फायर, हमें आग नहीं लगने देना है। इसलिए हम इन मेटल्स को क्या काम करते हैं, स्टोर करते हैं, स्टोर अंडर केरोसिन ऑयल। बहुत बार ये क्वेश्चन आता है कि इन सोडियम, पोटेशियम और लिथियम, ये जो 3 मेटल्स हैं, इनको केरोसिन ऑयल में स्टोर क्यों करते हैं, ताकि ये तीनों मेटल्स डायरेक्ट एयर के कांटेक्ट में नहीं आए। ये तीनों एयर के कांटेक्ट में नहीं आएगी तो डबल पी का कंसेप्ट नहीं लगेगा या लग जाएगा, डबल पी का कंसेप्ट लग जाएगा। इसका मतलब हमारी जो मेटल है वो प्रोटेक्ट भी हो जाएगी और एक्सीडेंटल फायर भी नहीं लगेगी, यानी मेटल भी प्रोटेक्ट हो गई है और हमने फायर को भी लगने से बचा लिया है। अब आते हैं इनकी जनरल केमिकल इक्वेशंस कैसी होगी। जब भी मेटल की रिएक्शंस एयर के साथ होती है, जब भी मेटल की रिएक्शंस एयर के साथ होती है तो ये हम लिख देते हैं जनरल इक्वेशंस, मेटल प्लस एयर। अब आते हैं एयर में रिएक्शंस कौन करता है, तो एयर में ऑक्सीजन रिएक्शंस करती है और बनेगा क्या, मेटल ऑक्साइड। मेटल ऑक्साइड, मेटल ऑक्साइड की जो नेचर है वो कैसी होती है, बेसिक होती है। क्यों होती है, क्योंकि मेटल भी बेसिक है, मेटल भी बेसिक है, मेटल ऑक्साइड भी बेसिक है। और जो बेसिक होते हैं वो क्या काम करते हैं, रेड लिटमस को ब्लू कर देते हैं। अगली एक और चीज, यदि ये जो बेस है ये वाटर सॉल्यूबल है, यदि ये बेस जो है ये वाटर सॉल्यूबल है तो इनका एक और नाम है वो है एल्कली। और सोडियम और पोटेशियम के जो ऑक्साइड है ये बनेंगे यहां पर, और ये दोनों वाटर में सॉल्यूबल हैं और वाटर में डिसॉल्व होने पर Na2O जो है वो NaOH बनाएगा और पोटेशियम ऑक्साइड जो है वो KOH बनाएगा। तो यहां पर मैं इनकी जनरल केमिकल इक्वेशन लिख देता हूं, सोडियम प्लस ऑक्सीजन क्या बनेगा, Na2O प्लस क्या बनेगी, हीट बनेगी बहुत सारी। अब इस रिएक्शंस को बैलेंस करते हैं तो यहाँ 2 यहाँ 4। सेकेंड हमारे पास है पोटेशियम की एयर के साथ रिएक्शंस, क्या बनेगा, पोटेशियम ऑक्साइड प्लस हीट बनेगी। अब मैं एक लाइन लिख देता हूं यहाँ पर, और वो लाइन क्या है, ये डबल पी वाली जो लाइन है मैं यहाँ उसे मेंशन कर देता हूं। टू प्रोटेक्ट मेटल, कौन कौन से मेटल हैं, सोडियम, पोटेशियम एंड लिथियम, एंड प्रिवेंट एक्सीडेंटल फायर, these metals are stored under केरोसिन ऑयल। ध्यान रखना, अब इन तीनों में मैं कंपेयर कर लेता हूं, इन तीनों में भी कौन ऐसी है जो बहुत ज्यादा वोलेंटली रिएक्शंस करती है, वो है पोटेशियम।
पोटेशियम की रिएक्शन बहुत फास्ट होती है, उससे स्लो किसकी होती है? सोडियम की। और उससे स्लो किसकी होती है? यहां पर लिथियम की। तो इसका मतलब इन तीनों में मैं कंपेयर करूं, या मैं लिथियम को एक बार हटा देता हूं यहां से, तो इन दोनों में मैं कंपेयर करूं तो पोटेशियम की रिएक्टिविटी ज्यादा है सोडियम से। तो हमारे पास पहला टॉपिक क्या हो गया है कि वो मेटल्स जो रूम टेम्परेचर पर एयर के साथ रिएक्शंस कर लेती है। यहां ध्यान रखना 3 मेटल्स आई है, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। अब चलते हैं हम लोग हमारे इसी के एयर में ही सेकंड पर। सेकंड में क्या है? वो मेटल्स है जो हीट करने पर रिएक्शंस करती है। वो कौन कौन सी है? वो है 3 मेटल्स हमारे पास। फर्स्ट है मैग्नीशियम, सेकंड है एल्यूमिनियम और थर्ड है जिंक। सेकंड में हमारे पास क्या है? हम रिएक्शंस विथ एयर ही पढ़ रहे हैं। ये उसका सेकंड पार्ट क्या है? मेटल्स which react with air और हीटिंग। स्ट्रॉन्ग नहीं है, यहां पर हीटिंग है सिर्फ। अब आते हैं यहां पर कौन कौन सी मेटल्स है। बच्चों ये एग्जाम्पल याद रखना, मेन एग्जाम में ये मेटल्स के एग्जाम्पल ही पूछे जाते हैं। तो यहां हमारे पास कौन कौन सी है? फर्स्ट है मैग्नीशियम, सेकंड है एल्यूमिनियम और थर्ड है जिंक। अब आते हैं हम इनमें क्या काम होगा यदि इनको हम, जैसे मैग्नीशियम है, यदि हम इसको हीट करें तो मैग्नीशियम जो है वो एयर के साथ रिएक्शंस करती है और वाइट ब्राइट लाइट के साथ, 3 देखो, वाइट है, ब्राइट है और लाइट के साथ क्या करती है? बर्न्ट हो जाती है। और इस लाइट को हम पहले भी पढ़ चुके हैं। इस लाइट का नाम है डेजलिंग लाइट। डेजलिंग लाइट ऐसी लाइट जो हमारे आंखों की जो प्यूपिल है उसकी साइज को कम कर देगी, वो बर्न करती है। मैग्नीशियम को थोड़ा सा गर्म करना पड़ेगा आपको, तो ये एयर की ऑक्सीजन के साथ रिएक्शंस करके बर्न होती है, जलने लगती है। और जब ये जलेगी तब किस तरह की लाइट प्रोड्यूस होगी? वाइट ब्राइट लाइट होगी, उसको हम कहते हैं क्या है? डेजलिंग लाइट। और बनेगा क्या? मैग्नीशियम ऑक्साइड जो व्हाइट कलर का पाउडर है। तो ये इसकी रिएक्शंस हो गई Mg MgO। इसको बैलेंस करोगे तो यहाँ 2 और ये यहाँ 2 आ गया। कब होगी? थोड़ा सा गर्म करने पर होगी। सेकेंड रिएक्शंस आते हैं एल्यूमिनियम के साथ। एल्यूमिनियम भी जो है वो रिएक्शंस कब करेगा? जब आप उसको एयर में हीट सप्लाई करोगे। तो यहाँ लिखता हूँ हीट का सिंबल, लेकिन यहाँ जो हम हीट सप्लाई करेंगे इसे कह देता हूँ 2, इसे कह देता हूँ 1। इन जो हीट हम सप्लाई कर रहे हैं इसकी वैल्यू अलग अलग है। मैग्नीशियम में जो इसकी वैल्यू है वो कुछ अलग है, एल्यूमिनियम में जो वैल्यू है वो अलग आएगी। यहां क्या बनेगा? एल्यूमिनियम ऑक्साइड। और थर्ड हमारे पास कौन सा? ये भी क्या होगा? ये भी जलेगा, ये भी बर्न करता है। बर्न करने का मतलब यदि हम एल्यूमिनियम मेटल को बर्नर के ऊपर ले जाके गर्म करना स्टार्ट करें तो एल्यूमिनियम क्या होगा? जलना स्टार्ट कर देगा। और जब एल्यूमिनियम जलेगा तब क्या बनेगा? एल्यूमिनियम ऑक्साइड। थर्ड हमारे पास कौन सी मेटल है? जिंक है। जिंक के साथ थोड़ा सा गड़बड़ है, और गड़बड़ क्या है? इसको थोड़ा सा ज्यादा गर्म करना पड़ता है, स्ट्रॉन्ग हीटिंग की रिक्वायरमेंट है। तो यहां मैंने टेम्परेचर इसको क्या लिख दिया है? डेल 3। ये डेल जो है वो किसका सिंबल है? हीटिंग का सिंबल है ये। यहां क्या बनेगा? जिंक ऑक्साइड। इसको भी हम बैलेंस कर दें, ये तो बैलेंस यहां 4 करना होगा, 4 यहां 2 यहां 3, ये बैलेंस हो गई। यहाँ क्या हो जाएगा? हम लोग जिंक को बैलेंस करें तो यहाँ 2 हो जाएगा और यहाँ 2 हो जाएगा। और ये भी क्या होगा? ये भी जलेगा, ये भी फायर को केच कर लेगा। लेकिन करेगा कब? जब हम इसे स्ट्रॉन्ग हीट करेंगे। अब आते हैं इन तीनों टेम्परेचर में रिलेशंस क्या है? डेल 1, डेल 2 और डेल 3, क्योंकि ये टेम्परेचर ही डिसाइड करेगा कि इन तीनों में से कौन सी मेटल ज्यादा रिएक्टिव है। वो मेटल जिसको हम थोड़ा सा गर्म करें और वो रिएक्शंस कर ले, इसका मतलब उसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होगी। तो यहाँ जिंक की रिएक्शंस एयर के साथ या O2 के साथ कराने पर हमें उसे स्ट्रॉन्ग हीट करना पड़ता है। तो इन तीनों मेटल में सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन है? मैग्नीशियम। उससे कम रिएक्टिव कौन है? एल्यूमिनियम। और सबसे कम रिएक्टिव कौन है? जिंक है। तो ये हमने क्या चेक कर ली? इन तीनों मेटल्स में से कौन सी रिएक्शंस, कौन सी मेटल की रिएक्टिविटी ज्यादा है। अब एक और कंसेप्ट यहां लगाते हैं। ये तो हो गई हीटिंग करने पर रिएक्शंस। एक जनरल हम एक और कंसेप्ट पढ़ते हैं, वो क्या है और ये काम का है। यदि इन तीनों मेटल्स को यदि एयर में ओपन छोड़ दिया जाए और हम इसे
हीटिंग ना करें, हम इसे हीट सप्लाई ना करें, उस कंडीशंस में क्या होगा? उस कंडीशन में ये धीरे धीरे एयर के साथ रिएक्शंस करती है। एयर इन तीनों मेटल का ऑक्सीडेशंस कर देती है, और हमें मालूम है ऑक्सीडेशंस का मतलब क्या है? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। तो एयर जो है इन तीनों में ऑक्सीजन जोड़ देगी। कब होगा? रूम टेम्परेचर पे ही हो जाएगा। ये रूम टेम्परेचर पे ही हो जाएगा। लेकिन यहां जो मेटल है ये बर्न्ड, जलेगी नहीं, जलेगी नहीं। रिएक्शंस की स्पीड कैसी होती है? बहुत स्लो होती है। रिएक्शंस की स्पीड स्लो होगी। मैग्नीशियम किस में चेंज हो जाएगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड में, एल्यूमिनियम एल्यूमिनियम ऑक्साइड में, और जिंक जिंक ऑक्साइड में। लेकिन यहां कंसेप्ट क्या है वो अब आप यहां ऊपर समझे। कंसेप्ट यहां लगने क्या वाला है? रिएक्शंस तो हो गई, लेकिन रिएक्शंस कैसे होगी यहां देखें। मान लो ये एक मेटल का पीस है, इसे मान लेता हूं ये मैग्नीशियम मेटल का पीस है, मैग्नीशियम है, और इसके ऊपर क्या हुआ? धीरे धीरे रूम टेम्परेचर पर जब रिएक्शंस हुई तो इसकी सरफेस पर क्या बन गया? मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर बन गई। जैसे मान लो कि ये मेरे पास, इस डस्टर को मान लेते हैं कि ये मेरे पास क्या है? मैग्नीशियम मेटल है। इसको मैंने एयर में ओपन छोड़ दिया, तो ये जो ग्रीन कलर का इसकी जो कोटिंग है, ये किसकी कोटिंग मान लूं मैं इसे? मैग्नीशियम ऑक्साइड की। ये जो मैग्नीशियम ऑक्साइड की कोटिंग है, इसकी ये जो कोटिंग है ये प्रोटेक्टिव कोट है। ये जो है इस अंदर वाले मैग्नीशियम का प्रोटेक्शंस करेगी। ये जो लेयर है ये प्रोटेक्टिव कोट है, प्लस ये नॉन पोरस है, यानी इसमें छेद नहीं है। यानी यहां की जो एयर है बाहर की, वो इस कोट को क्रॉस करके, पास करके अंदर नहीं जा पाएगी। अंदर नहीं जा पाएगी, तो अंदर की जो मेटल है वो प्रोटेक्ट रहेगी। इसका मतलब ये मेटल यदि एयर में ओपन छोड़ दी जाए तो एक बार तो एयर से रिएक्शंस करेगी, उसके बाद फर्दर रिएक्शंस नहीं होगी। ये रिएक्शंस रूम टेम्परेचर पर होने वाली रिएक्शंस है। अब आते हैं हम इसी में क्या होगा, तो यहां क्या बन गया? MgO। और ये MgO की कैसी है? ये नॉन पोरस प्रोटेक्टिव कोट है। ये प्रोटेक्टिव कोट है, विच क्या काम करेगी? ये विच प्रिवेंट द फर्दर रिएक्शन ऑफ मेटल विथ एयर। ये एयर के साथ आगे की रिएक्शंस को रोक देगी। लेकिन कौन सा मेटल? जो कहां पर है? सरफेस वाला या अंदर वाला? तो यहां क्या है? इनर साइड मेटल। अंदर का जो मेटल है उसकी रिएक्शंस एयर के साथ और आगे नहीं होगी। इसीलिए हमने जो हमारा फर्स्ट चैप्टर था वहां मैग्नीशियम रिबन को बर्न करने से पहले हम उसे सैंड पेपर से रब करते हैं। रब क्यों करते हैं? ताकि उस मैग्नीशियम्स के ऊपर जो मैग्नीशियम ऑक्साइड की कोट है जो उसका प्रोटेक्शंस कर रही है, हम उसको रिमूव कर दें। क्या हो गया हमारे पास? सेकेंड टाइप हो गई है। एयर में वो एयर के साथ रिएक्शंस करने वाली वो मेटल्स जो हीटिंग करने पे रिएक्शंस करती है। मोटा मोटी यहां तीन मेटल्स है। फर्स्ट कौन है? मैग्नीशियम है, सेकंड हमारे पास एल्यूमिनियम है, और थर्ड कौन सी है? जिंक है। और इन तीनों में भी रिलेशंस क्या है? जिंक सबसे लीस्ट रिएक्टिव है इन तीनों में, एल्यूमिनियम उससे थोड़ी ज्यादा रिएक्टिव है, और मैग्नीशियम इन तीनों में सबसे ज्यादा रिएक्टिव है। अब हम चलते हैं हमारे थर्ड पार्ट पे। थर्ड पार्ट में क्या है? वो मेटल है जो एयर के साथ स्ट्रॉन्ग हीट करने पे रिएक्शंस करती है। और वो कौन कौन सी हमारे पास? वो दो मेटल्स हैं। तो हम आते हैं थर्ड में, मेटल्स विच रिएक्ट विथ एयर ऑन स्ट्रॉन्ग हीटिंग। बहुत ज्यादा गर्म करोगे तो ये रिएक्शंस करते हैं। इसमें हमारे पास दो एग्जांपल है, आयरन है एंड कॉपर है। फर्स्ट आते हैं आयरन पे। आयरन में क्या है? आयरन प्लस एयर। फिर आता हूं एयर में कौन करेगी रिएक्शंस? ऑक्सीजन। यहां क्या लिखूंगा? स्ट्रॉन्ग हीटिंग। क्या होगा? रिएक्शंस हो जाएगी, रिएक्शंस हो जाएगी, काम का है, रिएक्शंस हो जाएगी। लेकिन आयरन जो है वो बर्न्ड
बर्न्ट नहीं होगा, आयरन जलेगा नहीं। इसके पहले वाली जो जितनी भी मेटल्स आई थी उनको या तो वो बिना गर्म किए जल रही है रूम टेम्परेचर पर, या थोड़ी सी हम हीट सप्लाई करें तो वो बर्न हो रही है, वो जल रही है, लेकिन आयरन जो है वो जलेगा नहीं। कौन सा आयरन है ये? आयरन ब्लॉक ले ले, ये आयरन का बड़ा सा थोड़ा बड़ा पीस है, इसको गर्म करोगे तो ये जलेगा नहीं, लेकिन रिएक्शंस हो जाएगी, और रिएक्शंस होने से बनेगा क्या? Fe3O4। ये काम का है। ये क्या है? इसे कहते हैं मिक्स्ड ऑक्साइड। अब इसका नाम ये क्यों है? क्योंकि इसमें दो ऑक्साइड मिले हुए हैं। कौन कौन से दो ऑक्साइड? एक FeO और एक Fe2O3। तो मैं इन दोनों में कितने Fe ऐड करूं तो यहाँ 2 यहाँ 1, ये हो गए 3। O कितनी हुई? 3 और 1 1 4, ये हो गई 4। यहाँ जो है यहाँ जो Fe है इस पे जो चार्ज है वो प्लस का 2 है, यहाँ जो Fe है इस पे चार्ज प्लस का 3 है, इसीलिए इसका नाम जो है, इसका जो नाम है वो आयरन सेकंड थर्ड ऑक्साइड है। अब यहाँ सेकंड क्यों लगाया? इसके लिए सेकंड लगाया, इसके लिए हमने थर्ड का यूज लिया है। ये मिक्स्ड ऑक्साइड है। इसका नेम क्या है? इसका एक और नाम है मैग्नेटाइट। मैग्नेटाइट भी इसका एक नेम है। ध्यान रखना Fe3O4 बनेगा, रिएक्शंस हो जाएगी लेकिन आयरन बर्न्ट नहीं करेगा। अब इसकी जगह पर यदि मैं ब्लॉक की जगह क्या ले लूं? आयरन फिलिंग ले लूं। फिलिंग का मतलब है पाउडर फॉर्म में, स्मॉल पार्टिकल्स। फिलिंग का मतलब है पार्टिकल्स ऑफ आयरन, पार्टिकल्स ऑफ आयरन ये ले लूं, और इसको मैं क्या करूं? स्ट्रॉन्ग हीट करूं। तो क्या होगा? ये एयर की ऑक्सीजन के साथ रिएक्शंस भी कर लेगा और बर्न्ट भी होगा, ये जलेगा और बनेगा क्या? बनेगा वही Fe3O4 ही, लेकिन ये बर्न्ट करता है। तो कौन सा आयरन बर्न्ट करेगा, कौन सा आयरन रिएक्शंस करेगा, केवल बर्न नहीं होगा? तो वो हमारे पास आयरन का जो पीस या जो ब्लॉक है वो रिएक्शंस करता है, बर्न नहीं होता है। लेकिन जो फिलिंग ऑफ आयरन है जिसमें आयरन के छोटे छोटे से पार्टिकल्स होंगे उसकी रिएक्शंस कराएंगे तो ये बर्न हो जाएगा, ये जलने लगेगा। और बहुत सारी क्या निकलेगी? जब ये जलेगा तब स्प्रिंकल्स निकलते हैं, अंदर से चिंगारियां बाहर आती है। ये हमारे पास हो गया आयरन का। अब आता है कॉपर में। कॉपर का भी लगभग सेम कंसेप्ट है। कॉपर भी एयर के साथ, एयर में भी कौन? ऑक्सीजन के साथ तभी रिएक्शंस करता है जब हम इसे स्ट्रॉन्ग हीट करते हैं। स्ट्रॉन्ग हीट करेंगे और ये रिएक्शंस करेगा। फिर वही कंसेप्ट, ये बर्न्ट नहीं होता, ये भी केवल रिएक्शंस करेगा, यानी जलेगा नहीं। ये रिएक्शंस करके क्या बनाएगा? कॉपर ऑक्साइड बना देता है, और इसका कलर कैसा होता है? ब्लैक होता है। और ये भी रिएक्शंस कब करता है? जब आप स्ट्रॉन्ग हीट करें, लेकिन प्रोलॉन्ग्ड करें, लंबे टाइम तक वो आप उसे हीट करते जाएं, तो कॉपर की रिएक्शंस हो जाती है एयर की ऑक्सीजन के साथ और कॉपर ऑक्साइड बनती है, जिसका कलर कैसा है? ब्लैक है। तो यहीं से हमें एक आइडिया क्या मिल जाता है कि यहाँ जो कॉपर फिलिंग है वो बर्न्ट हो रही थी, लेकिन जो कॉपर है इसकी फिलिंग भी यहाँ बर्न्ट नहीं होती है, इसकी और कॉपर भी बर्न्ट नहीं होगा, और लंबे टाइम तक हीट करने के पर रिएक्शंस हो रही है। और यहाँ इतना लंबा हीट करने की जरूरत नहीं है आयरन में। तो आयरन और कॉपर में यदि मैं रिएक्टिविटी में कंपेयर करूं तो किसकी रिएक्टिविटी ज्यादा है? आयरन की। किसकी कम है? कॉपर की। क्या हो गई हमारे पास? थर्ड पार्ट हो गया वो मेटल्स जो एयर के साथ स्ट्रॉन्ग हीट करने पे रिएक्शंस करती है। अब आते हैं हमारे लास्ट एयर के साथ वाले, एयर के साथ रिएक्शन में जो लास्ट टॉपिक है, और वो क्या है? वो मेटल्स हैं जिन्हें आप कितना भी एयर में हीट सप्लाई कर दें वो रिएक्शंस करती ही नहीं है। फोर्थ हमारे पास है मेटल्स विच डू नॉट रिएक्ट विथ एयर एट ऑल, यानी वो करती ही नहीं है। और ऐसे हमारे पास यहां पर 3 एग्जाम्पल है, सिल्वर है, गोल्ड है और प्लेटिनम है। ये 3 वो मेटल हैं जिनको आप एयर में कितनी भी हीट सप्लाई कर दो ये रिएक्शंस नहीं करेगी। अब हम चलते हैं हमारे सेकंड केमिकल प्रॉपर्टीज पर। प्रॉपर्टीज का नाम क्या है? रिएक्शंस ऑफ मेटल विथ वाटर। चलिए बच्चों, सेकंड में हम आते हैं, वो है रिएक्शंस ऑफ मेटल, रिएक्शन ऑफ मेटल्स विथ
वाटर। अब यहां पर भी कमाल की चीज है, और यहां पर भी हम क्या काम करेंगे, जैसे हमने एयर के साथ मेटल की रिएक्शंस को अलग अलग कंडीशंस के बेसिस पर 4 पार्ट में डिवाइड किया था, वहां तो यहां पर भी हम इन सारी मेटल्स और वाटर के बीच की रिएक्शंस को अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। यहां पर भी 4 ही पार्ट बनेंगे। तो कौन कौन से हैं वो, यहां है मेटल्स, तो क्या क्या कंडीशंस होगी, फर्स्ट कंडीशंस क्या होगी, मेटल्स which react with cold water। पहली कंडीशन क्या है, ऐसी मेटल जो ठंडे पानी के साथ भी रिएक्शंस कर लेती है। वो कौन कौन सी, उनके मैं एग्जांपल यही मेंशंस कर देता हूं, पोटेशियम, सोडियम और कैल्शियम, 3 हमारे पास है। सेकंड क्या है, वो मेटल है जो कोल्ड वाटर से रिएक्शंस नहीं करती, वो हॉट वाटर से करती है। तो सेम लाइन क्या हो जाएगी, मेटल्स which react with hot water। इसका मतलब वो ठंडे पानी से रिएक्शंस नहीं करेगी। तो यहां कौन कौन है, यहां है अकेली मैग्नीशियम है। थर्ड हमारे पास कौन सी कैटेगरी है, वो मेटल है जो ना तो कूल वाटर से रिएक्शंस कर रही है ना हॉट वाटर से कर रही है। तो किससे कर रही है, वो वाटर की स्टीम के साथ कर रही है। तो थर्ड हमारे पास क्या हो जाएगी, थर्ड हो जाएगी हमारे पास metals which react with steam of water। और वो कौन कौन सी है, वो हमारे पास यहाँ पर 3 है, एल्यूमिनियम है, जिंक है और आयरन है। फोर्थ कैटेगरी वही है जो एयर में थी, क्या थी कि वो मेटल जो किसी भी कंडीशंस में वाटर के साथ रिएक्शंस नहीं करती है। तो फर्स्ट में क्या होगा, मेटल्स which do not react with water at all, किसी भी कंडीशंस में रिएक्शंस नहीं करेगी। अब एक यहां में कंफ्यूजन, एग्जांपल में कौन कौन है यहां पर, यहां एग्जांपल है कॉपर है, लेड है, सिल्वर है, गोल्ड है और प्लेटिनम भी आप चाहे तो यहां लिख लें। ये सारी मेटल्स वो है जो पानी से रिएक्शंस करती नहीं है, कूल वाटर से नहीं करेगी, हॉट वाटर से नहीं करेगी और स्टीम से भी नहीं करेगी। अब यहाँ पर एक कंफ्यूजन बच्चों को रहता है, बच्चे को क्या लगता है कि अच्छा ये 2-3 मेटल है, ये तो कोल्ड वाटर से करेगी, इसका मतलब ये तीनों मेटल हॉट वाटर से नहीं करेगी। ये गलत है। दिमाग ये लगाएं कि वो मेटल जो कोल्ड वाटर से रिएक्शंस कर रही है, यदि उनकी हॉट वाटर से करा दी जाए तो क्या होगा, वो रिएक्शंस और ज्यादा विगोसली और ज्यादा स्पीड के साथ रिएक्शंस करेगी। फिर अगला क्वेश्चन क्या आता है कि मैग्नीशियम तो केवल हॉट वाटर के साथ करेगा। इसका मतलब है कि मैग्नीशियम जो है उसके ऊपर यदि आप स्टीम को पास कर दें वाटर की, तो इसकी रिएक्टिविटी और ज्यादा हो जाएगी। थर्ड हमारे पास क्या, ये मेटल्स हैं, ये मेटल्स किससे रिएक्शंस करेगी, स्टीम से ही करेगी। यानी ये जो तीनों मेटल हैं ये हॉट वाटर और कोल्ड वाटर से रिएक्शंस नहीं करेगी। कई बार क्वेश्चन आता है कि ऑफ मल्टीपल चॉइस में आता है कि इनमें से कौन सी मेटल है जो हॉट वाटर से रिएक्शंस नहीं करेगी। तो ध्यान रखना ये तो करेगी, ये तीनों भी करेगी। तो इन चारों ऑप्शंस के अलावा जो ऑप्शंस है वो आपका करेक्ट होगा। तो जो कोल्ड वाटर से रिएक्शंस कर रही है वो हॉट वाटर से भी करेगी, जो कोल्ड और हॉट दोनों वाटर से कर रही है वो स्टीम के साथ भी करेगी, और जो स्टीम के साथ कर रही है केवल वो मेटल्स हॉट या कूल वाटर के साथ रिएक्शंस नहीं करेगी। अब हम इनको एक एक करके पढ़ते हैं। यहाँ पर फर्स्ट हमारे पास कौन सा ले लें हम लोग, फर्स्ट ले लेते हैं हमारे पास मेटल विच रिएक्ट विथ कोल्ड वाटर। इसे मैं हटा देता हूं। फर्स्ट हमारे पास है, ए करके लिख देता हूं, मेटल्स विच रिएक्ट विथ कूल वाटर। कौन कौन सी है, ध्यान से समझना कौन कौन सी है। फर्स्ट हमारे पास है यहां पर 3 मेटल है, इन तीनों में हल्का सा डिफरेंस है, और वो क्या है, यहां पर भी पोटेशियम की रिएक्टिविटी बहुत ज्यादा है। पोटेशियम बहुत फास्ट रिएक्शंस करेगा, और थोड़ा सा स्लो कौन करेगा उससे, सोडियम, और उससे भी स्लो कौन करेगा, कैल्शियम करेगा। अब कैसे यहां पर आए, मैं एक कंटेनर ले लेता हूं, इस कंटेनर में हमने क्या ले लिया, अंदर वाटर ले लिया है।
यहाँ अंदर वाटर है, समझना अब इस रिएक्शंस को। और यहाँ मान लो कि हमने कोई एक सोडियम का पीस ले लिया, ये किसका पीस है? सोडियम मेटल का है। जो ही सोडियम मेटल इस वाटर के कांटेक्ट में आएगा, ये पोर्शन वाटर के कांटेक्ट में आ रहा है, तो इन दोनों के बीच रिएक्शंस होगी। सोडियम प्लस वाटर क्या बनता है? इनमें बनता है मेटल। पहले मैं जनरल रिएक्शन लिख देता हूं। यदि मेटल की रिएक्शंस वाटर के साथ हो रही है और वाटर जो है वो कूल है, वाटर जो है वो कूल है या हॉट है, उन दोनों कंडीशन में जो बनेगा वो बनेगा मेटल हाइड्रोक्साइड। मेटल हाइड्रोक्साइड प्लस क्या बनेगी? हाइड्रोजन गैस। प्लस ये रिएक्शन भी कैसी है? एक्सोथर्मिक है। यहां पर भी बहुत सारी क्या रिलीज होती है? हीट रिलीज होती है। थर्ड कंडीशंस क्या है कि ये वाटर की स्टीम के साथ करे। तो यहां मैंने क्या लिखा? जी फॉर गैस। ये वाटर की स्टीम के साथ करेगी तो मेटल हाइड्रोक्साइड नहीं बनेगा, तो क्या बनेगा? मेटल ऑक्साइड बनेगा। साथ में क्या बनेगी? हाइड्रोजन गैस बनेगी। फिर बच्चा गलती क्या करता है? उसे लगता है कि जैसे सोडियम रिएक्शंस करेगा वैसे ही जो तीन हमारे पास एग्जाम्पल थे, एल्यूमिनियम, जिंक और आयरन, वो भी ऐसे रिएक्शंस करते हैं। वो ऐसे रिएक्शंस नहीं करेंगे। वहाँ मेटल हाइड्रोक्साइड की जगह मेटल ऑक्साइड बनेगा। और ये रिएक्शंस भी कैसी है? एक्सोथर्मिक है। ये भी एक्सोथर्मिक है। अब आते हैं हम लोग हमारे वापस यहाँ पर इसी एग्जाम्पल पे आ जाते हैं। ये कौन है? सोडियम का मेटल है। तो जो ही सोडियम मेटल का ये बॉटम का पोर्शन वाटर के कांटेक्ट में आएगा, ये सोडियम ये वाटर, क्या बनेगा? NaOH प्लस क्या बनेगी? हाइड्रोजन गैस बनेगी। और ये जो हाइड्रोजन गैस है वो यहाँ से बबल के फॉर्म में बाहर निकलेगी। और कुछ हाइड्रोजन गैस इस मेटल के साथ क्या रहेगी? इसकी सरफेस पे स्टिक्स रहेगी। तो यहाँ क्या होगा? क्या रिलीज होंगे? बबल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस। और कुछ बबल्स क्या होंगे? स्टिक सम हाइड्रोजन गैस स्टिक एट सरफेस ऑफ मेटल। कुछ हाइड्रोजन गैस यहां से चिपकी हुई होगी और कुछ हाइड्रोजन गैस के बबल्स निकलेंगे। और इन दोनों के कारण क्या होगा? इन दोनों के कारण जो मेटल है, जो सोडियम है हमारा, वो क्या काम करेगा? फ्लोटिंग विथ कंटिन्यूअस मूविंग, फ्लोटिंग विथ कंटिन्यूअस मूविंग। ये जो मेटल है, इन दोनों के कारण बबल्स रिलीज हो रहे हैं हाइड्रोजन गैस के, और कुछ बबल्स जो है वो इसकी सरफेस पे चिपके हुए हैं। जो चिपके हुए हैं वो इस मेटल को ऊपर रखेंगे, यानी ये फ्लोट करेगी। और जो रिलीज हो रहे हैं यहाँ पर स्पीड के साथ, वो इसे डांस करवाएंगे। ये मेटल जो है इधर इधर इस वाटर में घूमती रहेगी। और ये रिएक्शंस है कैसी? एक्सोथर्मिक है। यह मैंने लिखा है ये रिएक्शंस कैसी है? एक्सोथर्मिक है। तो जब ये रिएक्शंस होगी तब यहाँ साथ में क्या रिलीज होगी? हीट होगी। साथ में क्या रिलीज हो रही है? हाइड्रोजन गैस हो रही है। तो क्या काम होगा? सोडियम और पोटेशियम में ये जो हीट है ये इतनी ज़्यादा रिलीज होती है कि ये जो हाइड्रोजन गैस है ये फायर को कैच कर लेती है। और ये हाइड्रोजन जो गैस है ये बर्न करना स्टार्ट हो जाती है। अब क्वेश्चन आता है, बहुत बार आता है कि यदि किसी मेटल को वाटर में डिसॉल्व करें या ऐड करें तो वो मेटल बर्न करती है? वो मेटल बर्न नहीं करती है। वो उस मेटल और वाटर के बीच उस केमिकल रिएक्शन से जो हाइड्रोजन गैस रिलीज हुई है, ये हाइड्रोजन गैस क्योंकि रिएक्शंस एक्सोथर्मिक है तो जो हीट रिलीज होती है उसके कारण ये फायर को कैच कर लेती है। तो जलती कौन है? हाइड्रोजन गैस जलती है, मेटल बर्न नहीं करती है और ये फ्लोटिंग भी करना स्टार्ट हो जाएगी। तो ये कंडीशंस कहाँ है? सोडियम और पोटेशियम के साथ है। सोडियम में रिएक्शंस बहुत फास्ट होती है, पोटेशियम में, सोडियम में थोड़ी सी स्लो होती है, कैल्शियम में थोड़ा सा गड़बड़ है। कैल्शियम में क्या है कि कैल्शियम में रिएक्शंस इतनी ज़्यादा स्पीड के साथ नहीं होती है कि
इतनी हीट रिलीज हो जाए कि यह हाइड्रोजन फायर को कैच कर ले। तो कैल्शियम के केस में क्या होगा, फ्लोटिंग होगा, डांसिंग होगी कैल्शियम की, लेकिन जो हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है वो फायर को कैच नहीं करेगी। कहां होगा ऐसा, कैल्शियम के साथ। तो यहीं से एक आइडिया हमें क्या मिल गया कि जो कैल्शियम की रिएक्टिविटी है वो इन दोनों से कम है। अब आते हैं अगली इसमें एक और चीज, वो क्या, इन तीनों की मैं रिएक्शंस लिख देता हूं। तो सोडियम की तो यहां आ गई Na प्लस HOH NaOH प्लस H2 गैस, ये क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। के की क्या होगी, K प्लस HOH, क्या बनेगा, KOH प्लस हाइड्रोजन गैस। यहां पर भी इसे आप बैलेंस जरूर करें, 2 2 और 2, यहां भी क्या हो जाएगा 2 2 2 और यहां हाइड्रोजन गैस। थर्ड किसके साथ लिख दूं मैं इसकी, कैल्शियम के साथ। कैल्शियम प्लस वाटर क्या बनेगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, प्लस क्या बनेगी, H2 गैस बनेगी, और यहाँ इसमें 2 लिखते हैं। ये रिएक्शंस बैलेंस हो गई है। फिर याद रखना, मेटल प्लस वाटर की रिएक्शंस हो रही है और वाटर कूल वाटर है, उस कंडीशन में मेटल हाइड्रोक्साइड बनेगी और हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। पोटेशियम और कैल्शियम और सोडियम और पोटेशियम के केस में क्या होगा, जो हीट रिलीज होगी वो इतनी ज्यादा होगी कि जो हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है वो फायर को कैच कर लेती है। लेकिन कैल्शियम के केस में क्या होगा, रिएक्शंस इतनी ज्यादा विगोसली नहीं होती है कि इतनी हीट रिलीज हो जाए कि हाइड्रोजन गैस फायर को कैच कर ले। ये हो गया हमारे पास इसकी फर्स्ट कैटेगरी। अब सेकंड में क्या है, वो मेटल जो कूल वाटर के साथ रिएक्शंस नहीं करती, तो किसके साथ करती है, वो हॉट वाटर के साथ करती है। अब हम चलते हैं हमारे सेकंड पॉइंट पर, रिएक्शंस ऑफ मेटल या मेटल्स रिएक्ट विथ, कौन सा है अगला, हॉट वाटर, और इसमें केवल एक ही है और वो कौन है, मैग्नीशियम है। मैग्नीशियम है अकेला ऐसा मेटल है जो केवल हॉट वाटर के साथ रिएक्शंस करता है। सारी केमिस्ट्री इसमें वही लगने वाली है जो पोटेशियम, सोडियम और कैल्शियम में लगी थी। एक बेसिक डिफरेंस क्या है, 2 बेसिक डिफरेंस है। पहला है यहाँ हॉट वाटर चाहिए, दूसरा है कि ये भी फ्लोटिंग करेगा, सरफेस पे तैरेगा और ये डांस भी करेगा। बिल्कुल वैसे ही करेगा जैसे कैल्शियम करता था या पोटेशियम और सोडियम करेंगे। तो ये वाटर है, यहाँ आपने क्या ले लिया, मैग्नीशियम ले लिया। रिएक्शंस किसके साथ होगी, वाटर है, लेकिन यहाँ क्या करना पड़ेगा आपको, थोड़ा सा यहाँ लिख दें हॉट वाटर, या लिख दें आप हीट करने का सिंबल नहीं, लेकिन हॉट वाटर लिख दें, यहाँ लिख दें हॉट। रिएक्शंस होने के बाद क्या होगा, क्या बनेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड या मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, तो बनेगा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, प्लस साथ में क्या बनेगा, हाइड्रोजन गैस बनेगी। ये रिएक्शंस हो गई। ध्यान क्या रखना है, ये जो मैग्नीशियम है ये फ्लोटिंग भी करेगा और मूवमेंट भी करेगा। ये दोनों काम करेगा, मूवमेंट भी करेगा, लेकिन फायर को कैच, ये जो हाइड्रोजन गैस है ये फायर कैच नहीं करेगी। क्यों नहीं करेगी, क्योंकि जो मैग्नीशियम की रिएक्शंस है, मैग्नीशियम प्लस वाटर की जो रिएक्शन की जो स्पीड है वो कैसी है, थोड़ी सी स्लो है। हॉट वाटर स्लो होने से क्या होगा, इतनी ज़्यादा हीट रिलीज नहीं होगी कि वो हाइड्रोजन गैस जो यहाँ से रिलीज हो रही है वो फायर को कैच कर ले। ये इसकी केमिकल इक्वेशंस हो गई है। अब आते हैं हम लोग यहाँ पर, पहले इक्वेशन में रह गया था ये, जितने भी मेटल हाइड्रोक्साइड है वो भी कैसे होते हैं, बेसिक होते हैं। और क्या काम करते हैं वो, यदि ये वाटर में सोल्यूबल है तो वो एल्कली भी है। ये भी क्या काम करेंगे, रेड लिटमस को कैसा कर देते हैं, ब्लू कर देते हैं। एल का मतलब लिटमस है बच्चों, और ये बेसिक है। यदि वाटर सोल्यूबल है तो हम उनको एक और नाम क्या दे देते हैं, एल्कली। कब देंगे, जब वाटर सोल्यूबल हो। W का मतलब वाटर, S का मतलब सोल्यूबल। ये हमारे पास हो गई मैग्नीशियम के साथ रिएक्शंस। ध्यान रखना, मैग्नीशियम केवल हॉट वाटर से करेगा, कूल वाटर से नहीं करेगा। अब आते हैं हमारे तीसरे टॉपिक में। तीसरे में कौन है, वो मेटल है जो ना तो कूल वाटर से करेगी ना हॉट वाटर से करेगी। तो किससे करेगी, वो स्टीम ऑफ वाटर से करेगी। और ऐसी कितनी मेटल्स हमारे पास हैं, 3 मेटल्स ऐसी हैं।
थर्ड में आते हैं हम लोग। थर्ड हमारे पास क्या है, मेटल्स रिएक्ट विथ स्टीम ऑफ वाटर, या केवल स्टीम लिख दें हम लोग तो भी हमारा काम हो जाएगा, या स्टीम ऑफ वाटर। अब वो कौन कौन से हमारे पास है, वो है एल्यूमिनियम, जिंक और आयरन। अब मैं यहाँ पहले इन तीनों की रिएक्शंस लिख देता हूँ, एल्यूमिनियम प्लस H2O। ध्यान रखना जब आप ये इक्वेशंस लिखें तब यहाँ नीचे जी जरूर लगाएं। जी का मतलब क्या है कि ये वाटर जो है ये गैसियस कंडीशन में है, बनेगा क्या, Al2O3 प्लस साथ में क्या रिलीज होगी, हाइड्रोजन गैस। सेकंड आ जाते हैं जिंक प्लस H2O, फिर यहाँ क्या लगाना होगा मुझे, गैस, क्या बनेगा, जिंक ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस। थर्ड में क्या होगा, थर्ड में होगा हमारे पास आयरन, आयरन प्लस वाटर, कौन सी में है, ये भी गैस के फॉर्म में है, यहाँ पर भी वही ऑक्साइड बनेगा जो पहले बना था Fe3O4, साथ में क्या बनेगी, H2 गैस, H2 गैस। तो यहाँ सब जगह क्या बनने वाली है, H2 गैस, H2 गैस और H2 गैस। यहाँ क्या लिखूँ, ये गैस है, इसका मतलब स्टीम के साथ रिएक्शंस हो रही है। अब आते हैं अगली चीज़, एल्यूमिनियम और स्टीम के साथ जो रिएक्शंस होती है वो बहुत फास्ट होती है। तो मैं इनको क्या कह दूं, इसे कह दूं रेट 1, रेट 2, रेट 3। तो सबसे ज़्यादा रेट कहाँ होता है, स्पीड कहाँ होती है, R1 में, उससे कम कहाँ होती है, R2 में, और सबसे कम स्पीड कहाँ होती है, R3 में। यानी आयरन के साथ स्टीम की रिएक्शंस तब होगी जब हम इस आयरन को भी हीट सप्लाई करेंगे, हमें इस आयरन को भी गर्म करना पड़ेगा, और साथ में इसके ऊपर हम क्या पास करेंगे, हॉट आयरन पर हम स्टीम पास करेंगे, तब ये रिएक्शंस होगी। तो इन तीनों में सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन है, सबसे ज़्यादा रिएक्टिव हमारे पास है एल्यूमिनियम, उससे कम कौन है, जिंक, और सबसे कम कौन है, आयरन। अब आए, आपके सामने एक डायग्राम आ रहा है, उस डायग्राम में क्या है यहाँ देखें, पहले उस डायग्राम को सामने आने से पहले यहाँ देखें, वहाँ एक इस तरह की हॉरिजेंटल क्या है, बॉइलिंग ट्यूब है, ये है बॉइलिंग ट्यूब, ये बॉइलिंग ट्यूब है, और इस बॉइलिंग ट्यूब के यहाँ पर कोक लगा हुआ है, और यहाँ से ये डिलीवरी ट्यूब आगे जाएगी। यहाँ क्या है, यहाँ है ग्लास वूल है, ग्लास वूल है, वूल का मतलब है मालूम है ऊन है, लेकिन ये कौन सी ग्लास वूल है, कांच की बनी हुई है, और ये क्या काम करती है, ये वाटर को एब्जॉर्ब कर लेती है, वाटर को सोख लेती है। तो हम पहला क्या काम करेंगे, इस ग्लास वूल को किस में डिप करके ले रखेंगे, यहाँ पर वाटर के अंदर। तो ये कैसी है, वेट है, वेट ग्लास वूल है, और यहाँ एक बर्नर लगा रहेगा, ये बर्नर क्या काम करेगा, इस ग्लास वूल को हीट सप्लाई करेगा। तो जो ग्लास वूल है वो किसमें, ग्लास वूल जब हीट सप्लाई करेंगे तो इसके अंदर का जो वाटर है वो स्टीम में चेंज होगा। इसी बॉइलिंग ट्यूब के बिल्कुल सेंटर में यहाँ पर ये हमारी क्या है, मेटल है। कौन सी मेटल ले लें, यदि मैं यहाँ आयरन ले लेता हूँ तो मुझे यहाँ पर भी एक बर्नर लगाना होगा, और ये बर्नर क्या काम करेगा, इस आयरन मेटल को हीट सप्लाई करेगा, इस आयरन मेटल को गर्म करेगा। जब ये गर्म हो जाएगा, पहला काम ये करेंगे, जब ये गर्म हो जाएगा तब हम स्टीम पास करेंगे। तो पहला काम क्या होगा, पहला काम हम इस बर्नर को चालू करेंगे, इस बर्नर को चालू करने से क्या होगा, ये मेटल गर्म होगा। जब ये गर्म हो जाएगा तब हम इसको चालू करेंगे, ताकि यहाँ जो ग्लास वूल है यहाँ से स्टीम बनेगी और वो यहाँ पर आएगी। अब इन दोनों के बीच केमिकल रिएक्शंस होगी, उससे क्या बनेगी, हाइड्रोजन गैस। Fe3O4 तो यही हो गया, इसके ऊपर ये आयरन जो है ये Fe2O3 में चेंज हो जाएगा, लेकिन जो हाइड्रोजन गैस है वो यहाँ से यहाँ आएगी, और यहाँ एक ट्रू रखा हुआ होगा। ट्रू का मतलब एक बड़ा सा कांच का बर्तन होगा, और इसके अंदर एक इन्वर्टेड गैस जार रखा हुआ होगा। ये ट्यूब जो है वो इसके यहाँ जाएगी, और यहाँ में क्या है, वाटर फिलअप किया हुआ पूरे में, और यहाँ तक वाटर होगा, इस वाटर का लेवल यहाँ तक होगा। जब ये बबल्स हाइड्रोजन गैस के ऊपर आएंगे तो वाटर कहाँ जाएगा, नीचे की ओर। इसे कहते हैं डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाटर। डाउनवर्ड्स क्यों कहा, क्योंकि जो जो यहाँ हाइड्रोजन गैस आती जाएगी वैसे वैसे इस वाटर का जो लेवल है वो नीचे नीचे जाता जाएगा। और हमें मालूम है कि इस गैस जार में जो हाइड्रोजन गैस है इसके पास क्या ले आए, इग्नाइट कैंडल लाएं।
जली हुई क्या लाएं, कैंडल लाएं, तो क्या होगी, ये पॉप साउंड के साथ बर्न करती है, पॉप साउंड के साथ जलती है। तो इस तरह का पूरा डायग्राम होगा। देखें आपके सामने अब डायग्राम आ रहा है, इस डायग्राम को आप चेक कर ले। बीच में डिलीवरी ट्यूब है, ये हॉरिजॉन्टल बॉइलिंग ट्यूब है। तो उम्मीद करता हूँ आपने डायग्राम देख लिया होगा, इस तरह का डायग्राम होगा। मैं इस डायग्राम को वापस हटा रहा हूँ बच्चों। तो हमारे पास कौन सी कैटेगरी हो गई, थर्ड कैटेगरी हो गई। वो मेटल्स हो गई जो ना तो कूल वाटर से करेगी ना हॉट वाटर से करेगी, केवल स्टीम ऑफ वाटर के साथ रिएक्शंस कर रही है। 3 मेटल्स है हमारे पास। और लास्ट हमारे पास कौन सा टॉपिक है, लास्ट है वो मेटल्स जो एयर के साथ किसी भी कंडीशन में रिएक्शंस नहीं करती है। और वो कौन कौन सी है, वो है बेसिक 4 या 5। तो 4 कैटेगरी में आ जाते हैं हम लोग। 4th कैटेगरी हमारी क्या है, रोमन नंबर में, दोज मेटल्स या मेटल्स which do not react with cool water या do not react with water at all। किसी भी कंडीशन में वाटर के साथ रिएक्शंस नहीं करती। और वो कौन कौन सी है, लेड है, सिल्वर है, कॉपर है, गोल्ड है और प्लेटिनम है। ये जो 5 मेटल है ये किसी भी कंडीशन में वाटर के साथ रिएक्शंस नहीं करती है। और क्या खत्म हुआ हमारा, सेकंड केमिकल प्रॉपर्टीज क्या थी, रिएक्शंस ऑफ मेटल विथ वाटर। अब आते हैं हम थर्ड केमिकल प्रॉपर्टी पे। थर्ड का नेम क्या है, रिएक्शंस ऑफ मेटल्स विथ एसिड। चलिए हम थर्ड में चलते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी हमारे पास है, थर्ड केमिकल प्रॉपर्टी क्या है, रिएक्शंस ऑफ मेटल्स विथ डाइल्यूट एसिड। तो यहां पर क्या क्या लिखे हम, फर्स्ट लाइन, यूजुअली, थोड़ा सा लाइन में चेंज है, यूजुअली मोस्ट metals react with acid and form salt and hydrogen gas। फर्स्ट लाइन। सेकेंड लाइन हमारे पास क्या है, अब इसके हम पहले लैंग्वेज लिख देते हैं। तो ये हमारे पास है इक्वेशंस, मेटल प्लस ये हुआ हमारे पास एसिड, ये एसिड हो गया है, मेटल प्लस एसिड। अब आते हैं मेटल की जब इसके साथ रिएक्शंस होगी तो ये मेटल किस में चेंज हो जाएगा, केटायन में। केटायन का मतलब इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव, जब ये इसके साथ रिएक्शंस करेगा। तो एसिड का कौन, नेगेटिव, यानी कौन, एनायन। ये दोनों मिलकर क्या बनाएंगे, सोल्ट बनाएंगे। सोल्ट में पहले पॉजिटिव आएगा उसके बाद नेगेटिव आएगा। तो मेटल जो है, ये सोडियम हमने लिया तो सोडियम किस में चेंज हो गया, सोडियम प्लस में हो जाएगा। सोडियम लिया तो वो सोडियम प्लस में हो जाएगा। के लोगे तो वो के प्लस में हो जाएगा। कैल्शियम लोगे तो वो सी ए प्लस प्लस में हो जाएगा। एल्यूमिनियम लेंगे तो वो एल्यूमिनियम प्लस 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 में चेंज हो जाएगा। यहाँ जो मेटल है वो केटायन में चेंज होगा, एसिड का एनायन रिएक्शंस करके क्या बनाएंगे, सोल्ट बनाएंगे। प्लस एसिड का जो हाइड्रोजन है वो क्या बनाएगा, हाइड्रोजन गैस बनाएगा। प्लस ये रिएक्शंस भी कैसी है, एक्सोथर्मिक है। और इस रिएक्शंस को हम कहते क्या हैं, इसे हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। चैप्टर नंबर 1 ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस है, क्योंकि एक एलिमेंट क्या काम कर रहा है, किसी कंपाउंड में से हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर रहा है। अब आते हैं हम लोग अगली में यहाँ कि मेटल एसिड। तो कौन कौन से एसिड में के मैं एग्जांपल ले सकता हूँ, जनरली मैं एसिड लूँगा, वो है फर्स्ट में एसिड हमारे पास होगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, दूसरा होगा सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, तीसरा होगा नाइट्रिक एसिड। तो इन तीनों के साथ मैं कुछ मेटल्स की रिएक्शंस कराता हूं और चेक करते हैं क्या होता है। तो फर्स्ट हम क्या ले लें, HCl ले लेते हैं। तो अब HCl के साथ मैं रिएक्शंस कराने वाला हूं कुछ मेटल्स की। तो वो कौन कौन है, फर्स्ट में ले लेता हूं, यहाँ HCl कॉमन है, सोडियम ले लेता हूं। क्या बनेगा, NaCl प्लस H2 गैस।
इसकी जगह यदि मैं Mg ले लूँ तो MgCl2 प्लस H2 गैस। इसकी जगह यदि मैं एल्यूमिनियम ले लूँ तो AlCl3 प्लस H2 गैस। मैं इनको बैलेंस नहीं कर रहा बच्चों। अब ध्यान रखना फॉर्मूले अलग अलग क्यों बन रहे हैं, यहाँ एक Cl, यहाँ 2, यहाँ 3 क्योंकि सोडियम पे +1 चार्ज आता है, Mg पे +2 आएगा और Al पे प्लस का 3 आता है। अब सेकंड केस, HCl की जगह हम क्या ले लेते, H2SO4 ले लेते, तो यहाँ क्या होगा, Na लिखता फिर H2SO4 लिखता, तो क्या बनता Na2SO4 प्लस हाइड्रोजन गैस। Mg के साथ रिएक्शंस होती इसकी H2SO4 की, यहाँ H2SO4 ये तीनों में कॉमन, तो क्या बनता MgSO4 प्लस हाइड्रोजन गैस। यदि मैं यहाँ एल्यूमिनियम ले लेता और H2SO4 होता तो क्या बनता एल्यूमिनियम सल्फेट Al3Al2SO4 का होल थ्राइस प्लस H2 गैस। ध्यान रखना ये फॉर्मूले ही मेन है, ये फॉर्मूले आपसे तब बनेंगे जब आपको आयंस बहुत बढ़िया तरीके से याद होंगे, तब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी फॉर्मूले लिखने की। आपकी इक्वेशंस गलत है आपको 0 नंबर मिलेगा, दी इक्वेशंस के मार्क्स हुए तो ध्यान रखना हमारी इक्वेशंस तब सही होगी जब हमारे फॉर्मूले सही हैं। ये हो गई H2SO4 के साथ रिएक्शन। अब थर्ड रिएक्शन में लोचा है बच्चों। थर्ड रिएक्शंस होनी कैसी चाहिए, जैसे मैं यहाँ लिखता हूँ कि यहाँ HNO3 होता तो यहाँ हम सोडियम लिखते, तो क्या बनना चाहिए, बनना ये चाहिए NaNO3 सोडियम नाइट्रेट प्लस H2, ये रिएक्शंस होनी चाहिए। सेकंड में क्या होनी चाहिए, HNO3 प्लस Mg लिखता, तो क्या बनना चाहिए MgNO3 का होल ट्वाइस प्लस H2 गैस बननी चाहिए। HNO3 की रिएक्शन किससे करवा दूं मैं, एल्यूमिनियम से करा दूं, तो बनना ये चाहिए NO3 का होल ट्वाइस होल थ्राइस प्लस H2 गैस, लेकिन ऐसा नहीं होता। ये रिएक्शंस नाइट्रिक एसिड के साथ इस तरीके से नहीं होती है। कुछ एक ऐसे एग्जाम्पल है कि इनमें कुछ और होता है, तो इनमें होता क्या है वो रिएक्शंस मैं लिखता हूं, केवल मैं सोडियम की रिएक्शंस लिखता हूं। यहाँ पर होता क्या है, इनमें होता ये है, सोडियम के साथ रिएक्शंस हो रही है, तो क्या बना NaNO3 प्लस NO प्लस वाटर, ये बनते हैं। दूसरी रिएक्शंस लिखूं मैं HNO3 की, क्यों किसके साथ कराऊं, जिंक के साथ, तो क्या बनता है ZnNO3 का होल ट्वाइस प्लस N2O प्लस H2O। एक और रिएक्शंस लिखता हूं मैं HNO3 की कॉपर के साथ, ये इस बार थोड़ा सा मैं क्या ले लूं, कंसंट्रेट ले लेता हूं, कंसंट्रेट है ये, मान लेते हैं कि ये जो नाइट्रिक एसिड ये डाइल्यूट नहीं है। क्यों ले रहा हूं इसका रीजन अभी आएगा। कॉपर नाइट्रेट प्लस N2O बनता है NO2, क्या बनेगा NO2 प्लस क्या बना H2O। अब इन तीनों रिएक्शंस को चेक करें, क्या हुआ है, पहला चेंजेस क्या हुआ है, हाइड्रोजन गैस रिलीज नहीं हुई है, हाइड्रोजन गैस की जगह वाटर बन गया है, H2 की जगह H2O बना है। दूसरी चीज क्या है, यहां कोई तीसरा प्रोडक्ट नहीं है, दो ही प्रोडक्ट हैं, लेकिन यहां एक तीसरा प्रोडक्ट भी बन रहा है। तीसरा प्रोडक्ट में तीनों रिएक्शंस में अलग अलग है। यहां क्या है NO, इसे कहते हैं नाइट्रिक ऑक्साइड, N2O इसका नाम आपको मालूम होना चाहिए, यह है नाइट्रस ऑक्साइड जिसे हम लाफिंग गैस भी कहते हैं। यह है NO2, CO2 का नाम कार्बन डाइऑक्साइड, वैसे इसका नाम नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ये तीन प्रोडक्ट और बने हैं यहाँ पर। ऐसा क्यों हुआ, नाइट्रिक एसिड के साथ ऐसा क्यों होता है, तो इसका आंसर्स क्या है कि नाइट्रिक एसिड जो है, ध्यान रखना बच्चों, यहां लिख रहा हूं कि जो नाइट्रिक एसिड है वो बहुत बढ़िया क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो यहां रिएक्शंस अलग क्यों हुई, बिकॉज नाइट्रिक एसिड इज ए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट,
इसका मतलब क्या कर देता है, और बीमा एजेंट अगलो का बीमा करता है, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अगलो का ऑक्सीडेशन करेगा। तो क्या हुआ उससे, इट ऑक्सीडाइज, समझाने के लिए, इस इट ऑक्सीडाइज H2 टू H2O, यानी इस H2 में क्या ऐड कर दी इसने, ऑक्सीजन ऐड कर दी, इस H2 का क्या कर दिया, ऑक्सीडेशन कर दिया। इट ऑक्सीडाइज H2 टू H2O। अगली चीज, जब ये किसी दूसरों का ऑक्सीडेशन करेगा, जब मैं किसी दूसरों का ऑक्सीडेशन करूंगा तो मेरा क्या हो जाएगा, रिडक्शन हो जाएगा। एंड नाइट्रिक एसिड इटसेल्फ रेड्यूस, खुद का रिडक्शन हो जाएगा। किस किस में होगा, इसका जब रिडक्शन होता है तब या तो NO बनेगा या N2O या NO2, इन तीनों में से कोई एक बनता है। डिपेंड करता है वो नाइट्रिक एसिड कैसा है, कूल है, डाइल्यूट है, हॉट है या कंसंट्रेटेड है। तो अलग अलग में अलग अलग प्रोडक्ट बनते हैं, लेकिन यहां पर भी गड़बड़ है। ये तो हो गए हमारे पास जनरल कि नाइट्रिक एसिड के साथ इस तरह से रिएक्शंस होती है, लेकिन दो मेटल ऐसी है, ध्यान रखना, फर्स्ट है मैग्नीशियम और दूसरी है मैग्नीज Mn। इन दोनों की रिएक्शंस किससे हो जाए, नाइट्रिक एसिड, वो भी कैसा, वेरी डाइल्यूट होना चाहिए। क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ तो मैंने रिएक्शंस कराई है Mg के साथ, और ये इस तरह से नहीं होती, ये इस तरह से होती है। लेकिन यदि यही नाइट्रिक एसिड कैसा होता, दोनों में कैसा होता, वेरी डाइल्यूट होता, उस कंडीशंस में क्या होगा कि इस कंडीशंस में रिएक्शंस वैसे ही होगी जैसे ये HCl और H2SO4 करता है। और यहाँ क्या बनेगा, MgNO3 का होल ट्वाइस प्लस H2 गैस बनेगी, और यहाँ MnNO3 का होल ट्वाइस H2 गैस ही बनेगी। तो बहुत बार क्वेश्चंस आता है और आपके ये कंडीशंस मेंशन नहीं आती है, वेरी डाइल्यूट नहीं लिखा हुआ आता, तब भी आप क्या मान लें कि Mg और Mn दोनों डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्शंस करने पर, डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शंस करने पर बाकी मेटल जिस तरह से एसिड रिएक्शंस करते हैं वैसे करेंगे। लेकिन इन दो के अलावा बाकी जितने भी मेटल है वो इस तरह से रिएक्शंस करते हैं, वो H2 गैस नहीं प्रोड्यूस करेंगे, H2 की जगह H2O प्रोड्यूस करेंगे। क्या खत्म हुई हमारे पास केमिकल प्रॉपर्टीज में। अब आते हैं यहाँ पर बेसिक कंसेप्ट समझते हैं। जब हम मेटल्स की रिएक्शंस एसिड के साथ कराते हैं तो कुछ मेटल बहुत स्पीड के साथ रिएक्शंस करते हैं, कुछ की स्पीड थोड़ी स्लो होती है, कुछ की बहुत स्लो होती है, और कुछ मेटल ऐसे हैं जो रिएक्शंस करते ही नहीं हैं। वो कौन कौन से मेटल हैं, वो है प्लेटिनम है, कॉपर जो है वो रिएक्शंस नहीं करता। तो यहाँ क्यों लिखा, यहाँ मैंने देखो बच्चों कॉपर के साथ क्या लिखा था, कंसंट्रेटेड लिखा है। इसके साथ एक और वर्ड जोड़ देता हूँ, हॉट, कंसंट्रेटेड एंड हॉट। इसलिए ये रिएक्शंस हुई है क्योंकि यहाँ ये एसिड की तरह काम नहीं कर रहा है, यहाँ तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है। तो वो मेटल जो रिएक्शंस नहीं करते वो कौन कौन है, कॉपर है जो एसिड के साथ रिएक्शंस नहीं करता, दूसरा हमारे पास है सिल्वर है, गोल्ड है, प्लेटिनम है। तो ये वो मेटल हैं जो एसिड के साथ रिएक्शंस नहीं करते। तो हमने कितनी रिएक्शंस पढ़ी, एयर के साथ, वहाँ भी हमने पढ़ा कि कुछ रूम टेम्परेचर पे कर लेते हैं, कुछ गर्म करने पे करते हैं, कुछ स्ट्रॉन्ग हीटिंग पे करते हैं और कुछ करते ही नहीं है। फिर हमने वाटर में भी क्या पढ़ा, कुछ कूल वाटर से करते हैं, कुछ हॉट वाटर से करते हैं, कुछ स्टीम से करते हैं, कुछ करते ही नहीं है। और एसिड में भी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं कि कुछ मेटल्स बहुत स्पीड के साथ रिएक्शंस करती है, पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीशियम। कुछ रिएक्शंस थोड़ी सी स्लो करती है जैसे जिंक, आयरन, लेड, ये थोड़े से स्लो रिएक्शंस करते हैं एसिड के साथ। और कुछ मेटल्स ऐसे हैं जो एसिड के साथ रिएक्शंस करते ही नहीं है जैसे कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम। तो इन तीनों रिएक्शंस के बेसिस पर एयर, वाटर और एसिड, इन तीनों के बेसिस पर हमने एक सीरीज बनाई। उस सीरीज का नाम है, मेटल की सीरीज है, उसका नाम है रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स। तो हम अगला हमारा इसी में है रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स। तो हम वहाँ चलते हैं। सिंपल से रिएक्टिविटी सीरीज में क्या होगा, किसके बेसिस पर बनाई है, इन तीनों रिएक्शंस के बेसिस पर बनी है वो। तो यहाँ हम क्या लिखें,
रिएक्टिविटी सीरीज हमारा अगला टॉपिक है। क्या है? ऑन द बेसिस ऑफ स्पीड ऑफ रिएक्शन ऑफ मेटल्स विथ एयर और वाटर और एंड एसिड्स, on the basis of speed of reactions of metal with air, water and acids, we arranged the metals in a vertical column इस वर्टिकल कॉलम का नाम ही क्या है? रिएक्टिविटी सीरीज है। अब मैं लिखता हूं रिएक्टिविटी सीरीज की डेफिनेशन क्या है? अरेंजमेंट ऑफ मेटल्स इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी in vertical column is called reactivity series। यहाँ जोड़ दें a series in which, यहाँ जोड़ दें a series in which arrangement of metals in decreasing order of reactivity in vertical column। तो एक वर्टिकल कॉलम होगा, सबसे ऊपर कौन सी मेटल होगी? सबसे ज्यादा हाई रिएक्टिव, और धीरे धीरे बॉटम पे कौन आएगी? लो रिएक्टिव। तो यहां से यहां जाने पे क्या होगा? इनकी जो रिएक्टिविटी है क्या होगी? वो डिक्रीज होगी, इनकी रिएक्टिविटी डिक्रीज होगी। तो सबसे ऊपर कौन है? कनका, KNA, कनका, मांगे, ओल, जिन्स, फैशन, यहाँ तक तो हमें याद है। कनका, मांगे, ओल, जिन्स, फैशन। यहाँ है PB, उसके बाद H, उसके बाद है हमारे पास CU के बाद है AG, HG के बाद हमारे पास मर्क्यूरी है, यहाँ पर ये मर्क्यूरी के बाद है यहाँ पर सिल्वर, और यहाँ है गोल्ड। क्या है? पूछता है, यहाँ तक तो हो गई। पूछता है क्यों है आग लगी सोने में? पूछता है, P का मतलब पूछता है क्यों है आग लगी सोने में? सोना बहुत महंगा हो रहा है। तो यहाँ मैंने इसे अभी के भी सिंपल सी एक लाइन बना दी है। पूछता है, कौन पूछता है? पूछता है क्यों? कोई किसी को पूछ रहा तो पूछता है क्यों है आग लगी सोने में। यहां से याद क्या है? कनका, मांगे, ओल, जिन्स, फैशन। ये हमारे पास क्या हो गई? ये सीरीज हो गई, और ये सीरीज यहां तक आ रही है। इस सीरीज में यहाँ जो है उसकी रिएक्टिविटी सबसे ज़्यादा है, इसकी रिएक्टिविटी इससे कम है, इससे ज़्यादा है। कैल्शियम की रिएक्टिविटी सोडियम से कम है लेकिन मैग्नीशियम से ज़्यादा है। तो जो मेटल जितना ऊपर है उसकी रिएक्टिविटी उसके ठीक नीचे वाले जितने भी मेटल्स आ रहे हैं, जितने भी एलिमेंट्स आ रहे हैं उनसे ज़्यादा है। और इसी सीरीज़ का नाम क्या है? रिएक्टिविटी सीरीज़ है। अब इस रिएक्टिविटी सीरीज़ का एक एग्जाम्पल देखें हम लोग। इससे आप बहुत सारे क्या लिख सकते हैं? इससे आप बहुत सारी डिस्प्लेसमेंट वाली रिएक्शंस लिख सकते हैं। और इसमें कैसे होगा? मान लो कि ये रिएक्टिविटी सीरीज के 3 मेटल है, तो हमें क्या काम करना पड़ेगा? ये मेटल है तो ये मेटल लेंगे, और ठीक इसके नीचे चाहे कोई भी मेटल क्यों नहीं हो उसका हम क्या लेंगे? साल्ट ऑफ मेटल। जो रिएक्टिविटी सीरीज में मेटल ऊपर है वो तो हम मेटल के फॉर्म में ही लेंगे, ठीक उसके नीचे जो मेटल है हम उसका साल्ट लेंगे और इन दोनों की रिएक्शंस कराएंगे और ये रिएक्शंस हो जाएगी। जैसे एग्जांपल लेता हूं मैं, पोटेशियम, सोडियम और कैल्शियम। तो ये मेटल ले लूँगा, यहाँ के ले लिया,
इस मेटल का क्या ले लूँगा, सोल्ट, जैसे NaCl ले लिया, ये सोल्ट ले लिया। अब इन दोनों के बीच रिएक्शंस कराऊंगा तो क्या होगा, ये रिएक्शंस हो जाएगी। ये हो गई डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। अब मान लो मैं इस मेटल को ले लूँ, इस मेटल को ले लूँ, सेकेंड मेटल को, तो मैं इसके ठीक नीचे जो भी आ रही है उनका क्या लूँगा, सोल्ट ले लूँगा। इस मेटल का मैं सोल्ट लूँगा, कोई भी सोल्ट ले लें आप लोग, इसका सोल्ट ले लें तो यहाँ क्या होगा, यहाँ हो जाएगी Na प्लस, मैंने लेता हूँ यहाँ CaSO4, ये कैल्शियम सल्फेट है, तो यहाँ क्या बना Na2SO4 और ये कैल्शियम बन जाएगा। तो यहाँ भी रिएक्शंस हो जाएगी। तो आप यहाँ जैसे किसी का भी ले, जैसे जिंक की मैं ले लूँ, जिंक की मैं रिएक्शंस, ये जिंक को मैं ले रहा हूँ मेटल के फॉर्म में, तो मैं यहाँ से नीचे जो है इनमें से किसी का भी आप क्या ले लें, सोल्ट ले लें, इन दोनों के बीच रिएक्शंस हो जाएगी। तो आप कैसे रिएक्शंस होगी, यहाँ ले रहा हूँ इसका जिंक और आयरन के बीच, तो जिंक ले लिया और यहाँ ले लिया FeSO4, तो रिएक्शंस कैसे होगी, क्या बनेगा, ZnSO4 प्लस Fe, ये रिएक्शंस हो जाएगी। क्यों हो रही है, क्योंकि इस जिंक की रिएक्टिविटी इस आयरन से ज़्यादा है, तो जिंक आयरन को डिस्प्लेस कर देगा, ये रिएक्शंस हो जाती है। ये सारी रिएक्शंस किसके एग्जाम्पल है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस के एग्जाम्पल है। अब बच्चों दो सिंपल से क्वेश्चंस हैं जो इस रिएक्टिविटी बेसिस, रिएक्टिविटी सीरीज के ऊपर बेस्ड है और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस के ऊपर बेस्ड है। मैं उनको आपसे यहाँ उन्हें सोल्व करते हैं। सिंपल सा क्या है, पहला क्वेश्चन तो सिंपल है कि हमारे पास तीन मेटल है, कौन कौन है, जिंक है, कॉपर है और आयरन है, और इन तीनों के ऑक्साइड भी हैं, जिंक ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड और Fe आयरन का ऑक्साइड है। ये तीन ऑक्साइड हैं हमारे पास, और ये हमारे पास तीन क्या है, FeO लिख देता हूँ यहाँ पर, FeO, ये तीनों हमारे पास मेटल हैं। अब इन तीनों की, इस जिंक की रिएक्शन इन तीनों के साथ करवाएं, कॉपर की रिएक्शन इन तीनों के साथ करवाएं, आयरन की रिएक्शन इन तीनों के साथ करवाएं, तो कहाँ रिएक्शंस होगी और कहाँ रिएक्शंस नहीं होगी, कौन सी रिएक्शंस, डिस्प्लेसमेंट। तो इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ बच्चों, यहाँ लिख देता हूँ मैं, क्या लिख देता हूँ, ZnO, यहाँ सेकेंड में क्या लिख देता हूँ, CuO, थर्ड में क्या लिख देता हूँ मैं, FeO, यहाँ क्या लिख दूंगा, यहाँ लिख दूंगा Zn, Cu और थर्ड आ जाएगा हमारे पास Fe। अब हम चेक करते हैं, जहाँ रिएक्शंस होगी वहाँ मैं क्रॉस लगा दूंगा, जहाँ रिएक्शंस नहीं होगी वहाँ मैं, जहाँ नहीं होगी वहाँ क्रॉस, जहाँ होगी वहाँ राइट हो जाएगा। अब इन दोनों के बीच यदि एक मेटल उसी मेटल के ऑक्साइड के बीच के कांटेक्ट में आए तो हम मानेंगे रिएक्शंस नहीं हो रही है, क्योंकि ये मेटल भी वही है जो इसके अंदर है। अब जिंक की करा रहा हूँ मैं कॉपर ऑक्साइड के साथ, लेकिन पहले मैं इन तीनों मेटल की पोजीशन लिख लेता हूँ। रिएक्टिविटी सीरीज पूरी की पूरी, कनका, मांगे, ओल, जिंस, फैशन, यहाँ Pb है, H है, उसके बाद कॉपर है, मर्क्यूरी है, सिल्वर है और यहाँ गोल्ड है। ये हमने क्या लिख दी, पूरी रिएक्टिविटी सीरीज। क्यों लिखी, ताकि हमें इन तीनों मेटल का ऑर्डर मालूम चल जाए। तो ये यहाँ जिंक है, जिंक के नीचे आयरन है, तो जिंक, उसके नीचे आयरन, उसके नीचे कॉपर है। अब यहाँ ध्यान रखना, अब जिंक की रिएक्शन CuO से होगी या नहीं, यदि इस मेटल की रिएक्टिविटी इस मेटल से ज़्यादा है तो ये रिएक्शंस हो जाएगी। जिंक ऊपर आ रही है, कॉपर नीचे आ रहा है, इसका मतलब ये मेटल ज़्यादा रिएक्टिव है, तो ये रिएक्शंस हो जाएगी। सेकंड में आओ, जिंक की रिएक्शन FeO के साथ, तो जिंक ऊपर आ रहा है, Fe नीचे आ रहा है, इसका मतलब FeO के साथ जिंक की रिएक्शंस हो जाएगी। ये दो रिएक्शंस हो जाएगी यहाँ पर। अब यहाँ कौन है, हमारे पास कॉपर है, और कॉपर कहाँ है, वहाँ सबसे नीचे है। ये कॉपर इन तीनों में सबसे लेस रिएक्टिव है, तो यहाँ भी नहीं होगी, यहाँ भी नहीं होगी, यहाँ भी नहीं होगी, यानी कॉपर तीनों के साथ रिएक्शंस नहीं करेगा। आयरन कहाँ है, कॉपर के ऊपर है लेकिन जिंक के नीचे है, तो यहाँ रिएक्शंस आयरन और जिंक की नहीं होगी, क्योंकि आयरन की रिएक्टिविटी कम है, नीचे है आयरन, तो यहाँ नहीं होगी। CuO और Fe, तो Fe यहाँ है, Cu नीचे है, तो ये Fe जो है Cu से ज़्यादा रिएक्टिव है, तो यहाँ रिएक्शंस हो जाएगी, और यहाँ Fe और Fe हम मान के चले रिएक्शंस नहीं होगी। ये एक एग्जाम्पल हो गया है। तो ये जहाँ राइट लगा है वहाँ क्या है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस हो गई। कैसे, जैसे मान लो मैं इसका एग्जाम्पल लेता हूँ, तो यहाँ कौन है, Zn है, यहाँ कौन है, FeO है। इन दोनों की रिएक्शंस कराऊंगा तो क्या बन जाएगा, ZnO प्लस Fe बन जाएगा। यहाँ की चेक करना चाहूँ तो यहाँ कौन है, जिंक और CuO है, जिंक प्लस CuO क्या बन जाएगा, ZnO प्लस Cu बन जाएगा। यहाँ की क्या लिखना चाहूँ, Fe और
CuO है तो Fe प्लस CuO क्या बनेगा, FeO प्लस Cu बन जाएगा। ये तीनों रिएक्शंस हो गई। ये तीनों रिएक्शंस कौन सी है, डिस्प्लेसमेंट की रिएक्शंस है। अब एक लास्ट एग्जांपल, वो बहुत बढ़िया एग्जांपल है, हम उसको चेक कर लेते हैं। उसके बाद ये बहुत लंबा वीडियो है, लेकिन इसमें आपके सारी केमिकल प्रॉपर्टीज आ गई है मेटल्स की, और ये बेसिक कंसेप्ट है इस चैप्टर का। लास्ट हमारे पास जो एग्जांपल है वो बहुत बढ़िया सा एग्जांपल है। उसमें क्या कर रखा है कि 4 हमारे पास मेटल है, ये मेटल है, कौन कौन से हैं, A, B, C, D, ये चारों क्या है, ये मेटल है। और इन चारों की रिएक्शंस 4 अलग अलग सोल्ट के साथ हो रही है, और हमें कुछ डाटा गिवन है। क्या क्या है, पहला सोल्ट कौन सा है, FeSO4 है, फर्स्ट है FeSO4, सेकंड है CuSO4, थर्ड हमारे पास क्या है, ZnSO4, फोर्थ हमारे पास क्या है, सिल्वर नाइट्रेट AgNO3। और फिर कहीं क्रॉस लगा है तो यहाँ A में क्रॉस है, यहाँ राइट है, यहाँ क्रॉस है, यहाँ राइट है। उसके बाद यहाँ राइट है, यहाँ क्वेश्चन मार्क है या खाली जगह है। उसके बाद दोनों में क्रॉस है। थर्ड में क्या हमारे पास है, थर्ड में फर्स्ट में डैश है, उसके बाद क्रॉस क्रॉस क्रॉस, तीनों में कैंसिल है। और उसके बाद यहाँ ये दोनों जगह डैश है, यहाँ राइट है और यहाँ क्रॉस है। ये हमारे पास क्वेश्चंस है, ये हमारे पास है। और क्वेश्चंस क्या पूछ रहा है कि इन चारों में सबसे ज़्यादा रिएक्टिव मेटल कौन है और सबसे लीस्ट रिएक्टिव मेटल कौन है। हमारा सिंपल सा क्वेश्चन है कि लीस्ट रिएक्टिव कौन है और सबसे मोस्ट रिएक्टिव कौन है। तो हम इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे, पहले आपको इनको चेक करना होगा। ये जो हमारे पास सोल्ट है, इन सोल्ट में जो मेटल है वो कौन कौन सी है। क्यों ऐसा, क्यों, यदि कहीं राइट लगा हुआ है इसका मतलब B की रिएक्शंस यहाँ हो रही है, इसका मतलब B की रिएक्टिविटी आयरन से ज़्यादा है। रिएक्शंस तभी होगी जब B की रिएक्टिविटी आयरन से ज़्यादा हो। तो हम पहले क्या लिखें, आयरन, कॉपर, जिंक और सिल्वर, इन चारों में क्या रिलेशंस है। तो क्या है हमारे पास, कनका, मांगे, ऑल जिन्स, फैशन, यहाँ तक मालूम चल जाएगा। तो इस कॉपर नीचे आएगा, कॉपर के नीचे सिल्वर आएगा, तो यहाँ कॉपर, इसके नीचे भी सिल्वर, कॉपर के ऊपर कौन आएगा, Fe और Zn में Zn ऊपर है और Fe यहाँ पर। ये इन चारों का ऑर्डर है, ये हमें मालूम होना चाहिए। आपको ऐसे ये पोएम लिख कर जैसे भी आपको याद हो वैसे आपको ये याद कर लेनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत जगह यूज़ आती है। ये जो रिएक्टिविटी सीरीज़ है ये बहुत जगह यूज़ आने वाली है। अब आते हैं इन चारों मेटल से, फर्स्ट आते हैं हमारे आयरन पे आ जाते हैं। बच्चों ध्यान रखना कैसे होगा ये क्वेश्चंस। आयरन की रिएक्शंस A से नहीं हो रही, इसका मतलब A की रिएक्टिविटी कम है, B की रिएक्टिविटी आयरन से ज़्यादा है। तो B और आयरन में रिलेशंस क्या होगा, ये हुआ हमारे पास। B की रिएक्शंस हो रही है आयरन के साथ। अब आए D, D में भी क्या है, D में क्रॉस है, राइट नहीं है, D में क्रॉस है हमारे पास। तो केवल B रिएक्शंस कर रहा है, तो ये हो गया B और आयरन के साथ रिएक्शंस। अब जहां जहां क्रॉस है वहां हम चेक कर रहे हैं। A और की रिएक्शंस कॉपर सल्फेट के साथ हो रही है, लेकिन Fe के साथ नहीं हो रही है। इसका मतलब A की जो रिएक्टिविटी है वो आयरन से तो कम है, तो यहाँ कौन आएगा, A आएगा। A क्यों लिखा, क्योंकि A और FeSO4 की रिएक्शंस नहीं हो रही है। इसका मतलब A की रिएक्टिविटी Fe से कम है, इसका मतलब Fe ज़्यादा रिएक्टिव है, A कम है। लेकिन A की रिएक्टिव कॉपर सल्फेट से हो रही है, इसका मतलब जो A है, A और कॉपर सल्फेट में क्या रिलेशंस है कि A की रिएक्टिविटी ज़्यादा है कॉपर से। यदि यहाँ आयरन की ज़्यादा थी, लेकिन यहाँ A और कॉपर में A की रिएक्टिविटी ज़्यादा है, क्योंकि ये रिएक्शंस हो रही है। अब और कौन सी रिएक्शंस हो रही है, ये हो रही है। ये कौन सी मेटल है, C है। इसका मतलब क्या हुआ कि C की रिएक्शन सिल्वर से हो रही है, जिंक से नहीं हो रही है, कॉपर से नहीं हो रही है। इसका मतलब C की रिएक्शंस कॉपर के साथ भी नहीं हो रही है। तो जो C की रिएक्टिविटी है वो कॉपर से भी कम है। तो यहाँ आएगा A के बाद कौन आएगा, यहाँ Cu के बाद C, और C के बाद कौन आएगा, D कहीं पर भी रिएक्शंस नहीं कर रहा है। इसका मतलब D की रिएक्टिविटी इन चारों मेटल से कम है। तो सबसे एंड में कौन आएगा, D आएगा। ये हमारे पास सीरीज हुई है। इस सीरीज को आप ही समझें एक बार, काम का है इसलिए मैं कह रहा हूँ आपको कि पता लगाएं B Fe रिएक्शंस कर रहा है,
या इसको ऐसे कर लें हम लोग, यहाँ नंबर दे दें, जिंक नंबर 1, उसके बाद कौन है आयरन नंबर 2, उसके बाद कौन है कॉपर नंबर 3 और सिल्वर नंबर 4। जो जिंक से रिएक्शंस कर रहा है वो जिंक से भी ज़्यादा रिएक्टिव है। कौन है? कोई नहीं है। इसका मतलब जिंक सबसे ज़्यादा रिएक्टिव हुआ। अब आते हैं जिंक के बाद हमारे पास सेकंड नंबर, जो क्योंकि यहाँ जिंक सबसे ऊपर था, सेकंड आयरन है। जो आयरन से रिएक्शंस कर रहा है इसका मतलब वो आयरन से ज़्यादा रिएक्टिव है। तो कौन कर रहा है? बी कर रहा है। इसका मतलब जिंक से कम रिएक्टिव बी और बी से भी कम रिएक्टिव कौन हुआ? बी। यहाँ आयरन हो गया, क्योंकि बी और आयरन में रिलेशंस कैसा है? बी रिएक्शंस कर रहा है, इसका मतलब बी की रिएक्टिविटी आयरन से ज़्यादा है। अब किस पे आ जाएं? Cu पे आ जाएं। कॉपर वाला ये केवल रिएक्शंस कर रहा है, फर्स्ट केवल पहला यानी ए कर रहा है, यानी ए की जो रिएक्टिविटी है वो कॉपर से ज़्यादा है, क्योंकि रिएक्शंस हो रही है। ए की रिएक्टिविटी कॉपर से ज़्यादा है। और लास्ट हमारे पास कौन बचा है? सिल्वर। सिल्वर से रिएक्शंस कौन कर रहा है? सी कर रहा है, यानी सी की रिएक्टिविटी ज़्यादा है, सी की रिएक्टिविटी ज़्यादा है। और लास्ट में हमारे पास बचा कौन? अब डी ही बचा, यहाँ डी आ जाएगा। मैं चाहूँ तो बीच बीच में सिल्वर भी लगा सकता हूँ। यहाँ सिल्वर मैं कहाँ लगाना चाहूँ तो लग सकता है, यहाँ रिएक्शंस हो रही है, यहाँ नहीं हो रही है, तो डी के पहले कौन आ जाएगा हमारे पास? डी के पहले आ जाएगा सिल्वर, उसके बाद आ जाएगा डी, क्योंकि डी रिएक्शंस नहीं कर रहा तो डी लीस्ट रिएक्टिव होगा। ये हमारे पास सीरीज आ गई, ये भी आ गई, ये भी आ गई। इसमें यदि मैं आयरन कॉपर इन मेटल्स को हटा दूं तो ऑर्डर क्या हुआ? बी हुआ सबसे हाई रिएक्टिव, उसके बाद ए, उसके बाद सी, और सबसे स्लो कौन होगा? डी होगा। बच्चों ऐसे जो क्वेश्चंस है वो प्रैक्टिस करने से आते हैं, थोड़ी सी प्रैक्टिस करोगे। अब अगला क्वेश्चंस मेरा, ये रिएक्शंस होगी या नहीं होगी? यहाँ ढूंढो, इस वाली लाइन में ढूंढो अब कि यहाँ बी है, बी और कॉपर में रिलेशंस क्या है? बी और कॉपर में ये रिलेशन है, यानी बी की रिएक्टिविटी ज़्यादा है कॉपर से, तो क्या होगा? यहाँ रिएक्शंस हो जाएगी। और क्या है? बाकी वहाँ है नहीं कुछ, तो हम छोड़ देते हैं। ए और बी यहाँ भी रिएक्शंस कर लेंगे, ए और बी जो है वो यहाँ भी रिएक्शंस कर लेंगे, क्योंकि ए और बी की जो रिएक्टिविटी है, सिल्वर कहाँ गया हमारा? ये रहा। ए और बी की जो रिएक्टिविटी है वो सिल्वर से ज़्यादा है, तो इन दोनों जगह भी रिएक्शंस हो जाएगी। तो मैं यहाँ चेक करना चाहूँ तो यहाँ ए है, ए और जिंक में रिलेशन चेक करो, ए और जिंक, तो जिंक ज़्यादा रिएक्टिव है, ए है, तो यहाँ रिएक्शंस नहीं होगी। ये सारे ब्लैंक स्पेस हमने फिलअप कर दिए हैं। वो बच्चों थोड़ा सा ये टिपिकल है, इसे आप एक दो बार देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। इसी के साथ क्या ख़त्म हुई? केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड्स। ये बच्चों वीडियो बहुत लंबा बन गया है, लेकिन एक ही वीडियो में यदि आप सारी केमिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे तो आपको इन सब में रिलेशंस इंटरलिंक करना आसान हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ बच्चों ये वीडियो आपको पसंद आएगा। पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू बच्चों।